अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 5 मई 2023। विषय है क्वांटम मिशन, प्रौद्योगिकी में लंबी उड़ान। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। बीते दशकों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के विकास के साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में भारी सुधार हुआ है, जिसके चलते संचार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, अंतरिक्ष आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई। लेकिन इस विकास की अपनी सीमाएं रहीं। इसकी बड़ी समस्या यह रही कि कंप्यूटरों को विभिन्न प्रकार के वायरस को मेलवेयर भेजकर या हैक कर कब्जाया जा सकता है। इससे पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। वित्तीय धोखाधड़ी तो रोजमर्रा का विषय है। इससे देशों की सुरक्षा पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रणाली एक बड़े बदलाव और विकास के रूप में देखी जा रही है, जिसे कंप्यूटरों को अधिक तीव्र, प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अप्रैल 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6003 करोड़ रुपए की अनुमति के बाद भारत दुनिया में 7वां ऐसा देश बन गया है जिसका अपना क्वांटम मिशन है। अभी तक अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन का ही अपना समर्पित क्वांटम मिशन है। इस विषय की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी, जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स हेतु 3660 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। अप्रैल 2023 से प्रारंभ नेशनल क्वांटम मिशन के चार हिस्से होंगे। पिछले 3 हिस्से हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन यानी संचार, एवं क्वांटम सेंसिंग यानी संवेदन, तथा चौथा हिस्सा उन तीनों कार्यक्रमों हेतु उपकरणों का निर्माण है। माना जा रहा है कि क्वांटम मिशन अपनाने वाले देश भी अभी शोध एवं विकास के स्तर पर ही हैं और इनमें से किसी ने क्वांटम तकनीकी का अनुप्रयोग शुरू नहीं किया है। ऐसे में क्वांटम मिशन अपनाने के कारण भारत भी इन देशों में के समक्ष आ गया है। गौरतलब है कि विकसित देशों की बड़ी कंपनियां ने भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसमें अति सुरक्षित प्रतिरक्षा, संचार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के अनुप्रयोगों जैसे अति सटीक MRI आदि के संदर्भ में अनंत संभावनाएं हैं। जानकारों का कहना है कि इस मिशन को किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी बहुत जटिल है। इस कार्यक्रम को मिशन की तर्ज पर ले जाने की जरूरत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। क्वांटम कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तीव्र और अद्यतन है। इनमें उन जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो वर्तमान में हमारी पहुंच से परे हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीकें पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं। इसलिए इन मिशन के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है लंबी दूरी का संचार। इस मिशन के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व क्रांति तो आएगी ही, भारत विश्व में इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आ सकता है। यह मिशन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मिशन के तहत 2023 और 2031 के 8 वर्षों के दौरान देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध एवं विकास के कार्यों को गति दी जाएगी तथा इसके नवाचार हेतु वातावरण निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान समय की कंप्यूटर प्रक्रिया अंकों 1 और 0 पर आधारित है, लेकिन इस मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे क्वांटम कंप्यूटरों की प्रक्रिया में
क्यूबिट्स 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 या क्वांटम बिट्स इकाइयाँ रहेगी। पहले 5 वर्षों में 50 से 100 क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर बनेंगे और 8 वर्षों में 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले कंप्यूटरों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इन क्वांटम उपकरणों के निर्माण हेतु साजो सामान तैयार करने में यह मिशन काम करेगा। इस प्रकार के कंप्यूटरों के निर्माण से सैटेलाइट आधारित संचार व्यवस्था संचालित होगी और अन्य देशों के साथ सुरक्षित क्वांटम संचार संभव हो पाएगा। आम भाषा में यदि कहें तो क्वांटम मिशन के द्वारा भारत में एक स्वदेशी और स्वावलंबी संचार व्यवस्था हेतु नवीनतम शोध तो संभव होगा ही, साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान भी अत्यधिक सुरक्षित हो जाएगा, जिससे कंप्यूटर प्रणाली को हैक नहीं किया जा सकेगा। चिकित्सीय निदान, पर्यावरणीय निगरानी और भू वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे उपयोगी क्षेत्रों में इसका उपयोग देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत ने डिजिटलाइजेशन में अभूतपूर्व प्रगति की है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल की तिकड़ी यानी जैम ट्रिनिटी के कारण न केवल सरकार द्वारा लोक कल्याण सेवाओं की डिलीवरी हो रही है, बल्कि प्रत्यक्ष नगद राशि का लाभार्थियों को सीधा भुगतान भी संभव हो सका है। जो भुगतान पहले बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से या नगद लेन देन से होते थे, अब बेहद आसान तरीके से यूनिफाई पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से होने लगे हैं। उधर ई कॉमर्स ने जहां लोगों का जीवन आसान बना दिया है, वहीं उसके रोजगार आदि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण उससे अब आशंकाएं भी निर्मित हो रही हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के नाम से एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। शिक्षा, भूमि रिकॉर्ड, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हो या बड़े पैमाने पर नागरिकों को सेवा प्रदान करने का कार्य हो, सबको आधुनिकतम तरीके की कंप्यूटर व्यवस्था से ही अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन पिछले समय में कंप्यूटर व्यवस्था में वायरस, मेलवेयर आदि और अपराधियों व दुश्मन देशों द्वारा हैकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनसे निपटने के कारगर उपाय करने के बावजूद कई बार निजी व्यक्तियों, कॉरपोरेट, सरकारी संस्थानों, विभागों, वायुयान व्यवस्था आदि को भारी नुकसान वहन करने पड़े हैं। ऐसे एक बड़ी कंप्यूटर व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो तीव्र हो, जिससे बहुआयामी प्रतिक्रियाओं को अंजाम दिया जा सके, जो बिग डेटा को समाहित कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी हैकिंग न हो सके। ऐसे में क्वांटम फिजिक्स में हो रहे शोध और नवाचार से भारत अलग नहीं रह सकता। भारत सरकार का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को डिजिटलाइजेशन, शोध एवं विकास, अंतरिक्ष विज्ञान, नागरिक सेवाओं के बेहतर निष्पादन समेत कई मामलों में दुनिया से आगे ले जाएगा। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की अभी तक की प्रगति यह इंगित कर रही है कि हम आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। अगला आलेख है मानसून की चिंता। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार हमारे देश में इस साल मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, पर बारिश पर अल नीनो के असर की आशंका बनी हुई है। अभी अल नीनो के चलते दक्षिण अमेरिका के नज़दीकी प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है। अल नीनो भारत में मानसून की हवाओं के कमज़ोर होने और मौसम की सूखा होने की बड़ी वजह रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयारी करने को कहा है कि अगर स्थिति बेहद खराब होती भी है तो उसका सामना किया जा सके। सुझाव में यह भी कहा गया है कि अगर बारिश कम होती है तो पर्याप्त मात्रा में खरीफ फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। खरीफ फसलों की बुआई के
आगामी मौसम के लिए समुचित रणनीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। इस योजना में खेती से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक प्रयासों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से आग्रह किया कि खेती में तकनीक का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाए ताकि लागत में कमी की जा सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके और तथा किसानों की आमदनी बढ़े। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कृषि क्षेत्र में लाभ सुनिश्चित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने, कृषि में उत्पादों के संरक्षण एवं विज्ञापन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कई तरह के प्रयास हुए हैं। ऐसी कोशिशों के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारों की ओर से भी प्रयत्न हो रहे हैं, पर उन्हें अधिक सक्रियता दिखानी होगी। राज्यों को केंद्रीय योजनाओं और आवंटित राशि को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। भौगोलिक विविधता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के असर में भी भिन्नता है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके आधार पर भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए। इस संबंध में मौसम विभाग द्वारा हर साल तमाम तापमान पर राज्यवार अध्ययन प्रकाशित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। जाड़े में तापमान बढ़ने से रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगाया है, पर हमारे किसानों ने कुल अनाज उत्पादन पर खास असर नहीं होने दिया है। इसी भरोसे पर तमाम चिंताओं के बावजूद फसल वर्ष 2023-24 यानी जुलाई से जून में इस वर्ष से 3% अधिक अन्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला आलेख है पूंजीवाद के जयघोष के बीच मार्क्स की याद। विषय है पूंजीवाद के जयघोष के बीच मार्क्स की याद। यह आलेख लिखे हैं कृष्ण प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूंजीवाद की जय और साम्यवाद की पराजय के उद्घोष के इस दौर में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और पत्रकार कार्ल मार्क्स 1818 में जिनका जन्म जर्मनी में आज के दिन ही हुआ था, की यादें बड़ी विडंबना की शिकार हैं। आमतौर पर उन्हें याद करना जरूरी नहीं समझा जाता, लेकिन भुलाना भी संभव नहीं हो पाता। मार्क्स के अनुयायियों की परेशानी यह है कि वे उन्हें स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो दुश्मनी पर आमादा रहने वालों की यह कि उन्होंने भले ही उनके विचारों का दूरबीन से सामना करा दिया है, उन्हें पूरी तरह विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसे यूँ समझ सकते हैं कि जिस पूंजीवाद से मार्क्स आखिरी सांस तक दो हाथ करते रहे, उसके सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेने के बावजूद उसके पैरोकार मार्क्स द्वारा वर्णित पूंजी को, मनुष्य मात्र को हृदयहीन बनाने के पुराने इतिहास को नकार नहीं पा रहे हैं। कई बार अपने कमज़ोर क्षणों में उन्हें लगता है कि मार्क्स को उनके अनुयायियों से ज़्यादा वही सही सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए पूंजी को मनुष्य मात्र के प्रति सहृदय बनाने की शर्त उनसे पूरी नहीं हो रही है। वर्ष 1837 में मार्क्स ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। संसार में सबसे ज़्यादा खुशी उसी को मिलती है जो सबसे ज़्यादा लोगों की खुशी के लिए काम करता है। वे मानते थे कि पूंजीवाद समाज में पूंजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत होती है, जबकि जीवित व्यक्ति उसका आश्रित होता है
और उसी की कोई व्यक्तिगता नहीं होती। उन्होंने तभी समझ लिया था कि अंधाधुन उपभोग हमें खुशी के पास नहीं ले जाता, उससे और दूर करता है। इसलिए उनका विचार था, ज़रूरत तब तक आंधी होती है जब तक उसे होश न आ जाए। आज़ादी ज़रूरत की चेतना होती है। राजनीतिक, अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, श्रम, इतिहास और प्रकृति के साथ वैज्ञानिक विश्लेषकों के विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहे। इस क्रांतिकारी को दुनिया, खास तौर से मनुष्य की मुक्ति कामना को नया सैद्धांतिक आयाम देने वाली कृतियों दास कैपिटल और कम्युनिस्ट पार्टी का एक घोषणा पत्र के लिए जानी जाती है। उन्होंने मनुष्यता के इतिहास में धर्म की भूमिका को कभी भी एक तरफा तौर पर खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा था, धर्म दीन प्राणियों का विलाप है, बेरहम दुनिया का हृदय है और निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है। मानव का मस्तिष्क जो न समझ सके, उससे निपटने की नपुंसकता है। यह लोगों के लिए अफीम है और उनकी खुशी के लिए पहली आवश्यकता इसका अंत है। लेखकों के बारे में उनकी राय है, जीने और लिखने के लिए लेखक को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में पैसा कमाने के लिए जीना और लिखना नहीं चाहिए। लेखक इतिहास के किसी आंदोलन को शायद बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वह उसे बना नहीं सका। उनके साम्यवाद के सिद्धांत को उन्हीं के कुछ शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, सारी निजी संपत्ति को खत्म किया जाए, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और हर किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार दाम दिया जाए। माना जाए कि नौकरशाहों के लिए दुनिया महज हेर फेर करने की वस्तु है। मजदूरों के संदर्भ में उनके इस प्रसिद्ध कथन को भी याद करना चाहिए कि उनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें हैं, जबकि जीतने को सारी दुनिया। वे लोगों के विचारों को उनकी भौतिक स्थिति का सबसे प्रत्यक्ष उद्भव बताते हैं, जबकि लोकतंत्र को समाजवाद तक जाने का रास्ता मानते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी महान सामाजिक बदलाव असंभव है। दिलचस्प यह है कि एक समय उन्होंने कहा था, अगर कोई एक चीज़ निश्चित है तो यह भी मैं खुद मार्क्सवादी नहीं हूँ। लेकिन 14 मार्च 1883 को लंदन में अंतिम सांस लेने तक संसार समर में लड़ते हुए उन्होंने मनुष्य को उसमें जीतने और मुक्त होने की जो राह सुझाई, उसे मार्क्सवाद नाम से ही जाना जाता है। एक विचारक के शब्दों में कहें तो कार्ल मार्क्स के दुश्मन तो वैसे ही हैं जैसे वे उन्हें समझते थे, लेकिन अपने अनुयायियों को पहचानने में उन्हें धोखा हुआ है। अगला आलेख है, बुद्ध भारतीय मन को आंदोलित करने वाले पहले फकीर थे। बुद्ध भारतीय मन को आंदोलित करने वाले पहले फकीर थे। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर कुमार वरुण, जो असिस्टेंट प्रोफेसर AN कॉलेज पटना के हैं। आत्म के भीतर बोध को जागृत करने की प्रक्रिया ही गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को सारतत्व है। बोध और चिंतन को बुद्ध सर्वोपरि मानते हैं। वे अनुभव की यात्रा में अपने साथ संपूर्ण मानव समुदाय को सहयात्री बनाते हैं। कहते हैं कि आप किसी को इसलिए स्वीकार नहीं करो कि मैंने कहा है, बल्कि आप चिंतनशील मननशील बनो, तत्पश्चात अनुभवजन्य ज्ञान को आत्मसात करो। वे अनुभव को प्राथमिक मानते हैं।
पूर्णिमा के चांद के साथ बुद्ध का जुड़ाव जीवन का सहज प्रवाह है। उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की घटनाओं का संबंध वैशाख पूर्णिमा के साथ जोड़ता है। बुद्ध के जीवन के इन तीनों महत्वपूर्ण पड़ाव का पूर्णिमा के दिन घटित होना महज संयोग भी हो सकता है। इस घटना का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि इसका दार्शनिक महत्व लौकिक जीवन प्रत्ययों से जुड़कर आकार लेता है। पूर्णिमा का चांद पूर्णता का बोधक है। उसका आकार पूर्ण बतुल्य होता है। बुद्ध के जीवन की ये तीन घटनाएं भी वर्तुल रूप में पूर्णता को प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार उनका जीवन अद्भुत पूर्णता का रहा है। दोनों में साम्य भाव है। हर पूर्णता शून्यता में ले जाती है, लेकिन शून्यता केवल अभाव या खालीपन का दर्शन नहीं है। यह समग्रता में शामिल होकर जीवन को पूर्ण बनाता है। बुद्ध का दर्शन समग्र में मनुष्य के भीतर जीवन की खोज है। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है, पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण बचा रहता है। उसी प्रकार बुद्ध के जीवन का पूर्ण बोध ही दृश्यमान जगत को आनंदित कर रहा है। यह विशेष दिवस प्रकाश और आनंद का आगार है, जहाँ से आप नवजीवन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौतम बुद्ध राहों के अन्वेषक थे। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने हेतु नया दर्शन दिया। दर्शन प्रक्रिया से निष्पन्न नहीं होता, बल्कि यह जीवन के सहज प्रवाह का साक्षी होता है। बुद्ध भी उसी सहज प्रवाह के साक्षी थे। उसके साथ अन्वेषक भी। बुद्ध का आविर्भाव बहुत कुछ नई कारणों से हुआ था, जिन कारणों को लेकर उपनिषद लिखे गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में स्पष्ट रूप से इन बिंदुओं को रेखांकित किया है। वे कहते हैं कि बौद्ध मत और उपनिषद दोनों ही व्यक्ति अनुभूतियों की प्रामाणिकता पर जोर देते हैं। बुद्ध भी जीवन के इन्हीं सत्यों को अनुभूत कर रहे थे जो उनके आसपास घटित हो रहा था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों को समष्टिगत कर जीवन जीने का नया दर्शन दिया, जहां अनुभूति की प्रामाणिकता, आत्मबोध, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता महत्वपूर्ण है। इसी कारण जिस सत्य को उपनिषद में ब्रह्म कहा गया, उसी सत्य को बुद्ध ने धर्म कहा। बुद्ध जीवन में घटित समस्याओं का निराकरण करने वाले दार्शनिक थे। वे जीवन सत्य को ही परम सत्य मानते थे। उनके यहाँ धर्म का लौकिक रूप आकार लेता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत भी लोक आधारित मूल्यों पर केंद्रित है, जो कहता है कि मनुष्य के आनुवांशिक संबंध नहीं, उसका परिवेश महत्वपूर्ण होता है। कोई भी मनुष्य श्रम और सम्यक प्रयासों के बल पर वर्तमान जीवन को बदल सकता है। बुद्ध ने सनातन संस्कृति का संशोधित रूप आम जनमानस को सुपुर्द किया। समुद्र मंथन से जो अमृत रस प्राप्त हुआ, वह बुद्ध के यहाँ अहिंसा है। बौद्ध धर्म में अहिंसा एक सिद्धांत है जो आपको कर्म करने की आज़ादी देता है। बुद्ध मंजिल के बजाय मार्ग की बात करते हैं। उनके यहाँ जीवन अनुशासनबद्ध है, जहाँ विचार या तर्क ही प्रबल है। कभी कभी बुद्ध विचार से भी आगे का रास्ता तय करते हैं, जिसे वे विवेक के तौर पर परिभाषित करते हैं। बुद्ध के दर्शन में जीवन सर्व स्वीकार्य भाव के साथ अवस्थित है। वे जीवन के सत्य को मूल मानते हैं। वे तर्कनिष्ठ व्यक्ति थे, जिस कारण
संसार में घटित घटनाओं के आधार पर जीवन सत्य को ढूंढने का सफल उद्यम रचते हैं। मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्मांड का सत्य है। उसी प्रकार मनुष्य जनित पीड़ा और दुख की अभिव्यक्ति भी सत्य है। बुद्ध प्रतिभा, चिंतन और मनन के माध्यम से दुख से निकलने के लिए रास्ता दिखाते हैं। अपः दीपो भवः बौद्ध दर्शन का सूत्र वाक्य है। बुद्ध लगातार कोशिश करते हैं कि आप स्वयं ही अपना प्रकाश बनो, आपके अंदर की ऊर्जा को स्वयं ही जागृत करो। भारतीय मन को आंदोलित करने वाले बुद्ध पहले फकीर हुए, न उनसे पहले न बाद में भारतीय जनमानस को उनसे ज़्यादा तर्कनिष्ठ किसी ने बनाया। उन्होंने कहा कि धर्म की खोज उस रस की खोज है जिससे हम वंचित हो गए थे। यह आपकी निजी संपदा है। वे निजत्व के सहारे धर्म को जीवित रखने की वकालत कर रहे थे। बुद्ध ने हमें जीवन का रस की महत्ता से परिचित कराया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को स्मरण करना केवल उनके नाम का स्मरण करना नहीं, अपितु उसके माध्यम से जीवन में घटित आत्मबोध के साथ लयबद्ध होना और संगीत के साथ रागबद्ध होना है। अगला आलेख है चीन फिलीपींस संबंध और दक्षिण चीन सागर। कुछ दिनों पूर्व चीन और फिलीपींस के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। हालांकि अमेरिका की उपस्थिति और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को देखते हुए चीन फिलीपींस संबंध को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, अमेरिका फिलीपींस के बीच निरंतर गहराता सुरक्षा सहयोग दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण का मुख्य चालक होगा। दूसरी, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में आसियान की केंद्रीयता को अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड गठबंधन आक्स और त्रिपक्षीय समूह जिसमें अमेरिका और जापान शामिल हैं से चुनौती दी जा रही है। तीसरी, विवादित जल क्षेत्र के कुछ दावेदार देशों द्वारा एक तरफा कार्रवाई से दक्षिण चीन सागर और द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बीते दशक में चीन फिलीपींस संबंधों ने उतार चढ़ाव देखा है। वर्ष 2016 के उत्तरार्ध में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पटरी पर आए। इस वर्ष के आरंभ में चीन और फिलीपींस के नेताओं ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक सहयोग संबंध और मजबूत करेंगे। हालांकि चीन फिलीपींस संबंधों की निरंतर मजबूती के लिए इन दो कारकों पर विचार करना होगा। 3 अप्रैल को फिलीपींस की सरकार ने 4 नए सैन्य ठिकानों की घोषणा की, जिसे फरवरी में अमेरिकी सेना को देने पर सहमति बनी थी। वहीं 10 अप्रैल को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने कहा कि हम अपने सैन्य ठिकानों को किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पर एक बार यदि अमेरिका की पहुंच इन ठिकानों तक हो गई तो चीज़ें फिलीपींस के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि चीन और फिलीपींस के बीच दरार डालने के लिए अमेरिका ने इसे अपनी दक्षिण चीन सागर नीति का भाग बना लिया है। अगला आलेख है समलैंगिक विवाह समाज विरोधी। आज देश में समलैंगिक विवाह की मान्यता देने को लेकर बहस हो रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, लेकिन समलैंगिक विवाह को भारतीय समाज में कभी भी मान्यता नहीं मिल सकती है। इसके पक्षधर नए तरह का समाज बनाना चाहते हैं जिसका गलत प्रभाव पड़ना तय है। विवाहित स्त्री व पुरुष के बीच विवाह स्त्री व पुरुष के बीच हो सकता है। यह सामाजिक व वैज्ञानिक रूप से सही भी है। इसका सबसे अधिक असर परिवार पर पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य समाज का निर्माण होता है। अगला आलेख है बाबूचक पथ की स्थिति नारकीय।
बाबूचक पथ की स्थिति नारकीय। बाबूचक खगौल वसंतचक पथ पर बाबूचक गांव में अंडरपास बन रहा है। इसकी बनावट जलेबी की तरह है, इससे हादसे की आशंका बनी रहेगी। बाबूचक गांव आने के लिए 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए जमालुद्दीन चक, सरारी, गुमटी, कोठियाँ, शिवाला, दरियापुर, वसंतचक आड़े होते हुए 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सड़क की हालत जर्जर है। ऐसा रेल लाइन निर्माण के लिए चल रहे कार्यों के कारण हुआ है। अंडरपास को लेकर रेलवे के इंजीनियर को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।